अरविंद साहब से आज हम कुछ चर्चा करेंगे आज के परिदृश्य पे कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है और कत्लेआम जो अभी शुरू है चुनावों के बाद, तो उस पर जो है आप क्या सोचते हैं कि ये इतना क्यों खराब हो रहा है? देखिए, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं राजनीति की और सामाजिक व्यवस्थाओं की, उन लोगों को ये मालूम होगा कि कई घटनाएं घटती बाद में है, लेकिन उनका वातावरण पहले बनता है। बंगाल के हाल ही के चुनाव में ममता बनर्जी ने 2-3 बार ये कहा लोगों को, और खुले तौर पर कहा कि ये केंद्रीय वाहिनी जो है इनका घेराव करो, ये हमारे लिए निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। साथ भी उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि ये केंद्रीय वाहिनी कब तक है, चुनाव के बाद ये चली जाएंगी, फिर तो आप लोग होंगे और हम। इस तरह की बातों का अर्थ क्या निकलता है? बहुत लोग कह रहे हैं कि अर्थ ये निकलता है कि हम देख लेंगे, जो हमारे खिलाफ जाएंगे उनको हम देख लेंगे। अब इस देख लेंगे के क्या क्या अर्थ हैं? जो गुंडा तत्व है, जो अपराधी तत्व है, बंगाल की राजनीति का बहुत पुराना इतिहास है गुंडागिर्दी का, मतदाताओं को प्रताड़ित करने का, भयभीत करने का, मारपीट करने का और उनकी जान लेने का, प्रॉपर्टी जलाने का। ऐसे वातावरण में लोगों को थोड़ा इशारा ही अपराध की तरफ प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। जैसे कि खेला होबे को इस अंदाज में बोल दो जिससे लोग समझ जाएं कि भाई क्या खेला करना है। अभी बहुत चिंता की खबरें आ रही हैं। 2 मई को परिणाम आए हैं और 2 दिन में ही, बल्कि परिणाम में जो ही ये पता लग गया कि टीएमसी जीत रही है, तो दोपहर बाद से ही जगह जगह हिंसा का दौर शुरू हो गया। बहुत क्रूर घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे दिल दहल जाता है। और राज्यसभा सांसद संबित पात्रा जी ने बहुत बिल्कुल सही कहा है कि ममता बनर्जी शांति की लोगों को जो अपील कर रही हैं, वो अपील भी इस ढंग से कर रही कि जैसे वो शांति की इच्छा उनकी कम और लोगों को सबक सिखाने की इच्छा ज्यादा है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि शांति रहे, और साथ ही ये कहते हैं कि लोगों में गुस्सा इसलिए है कि जो केंद्रीय वाहिनी आई केंद्र से, सुरक्षा बल आए, उन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया, न्याय नहीं किया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार और उनके मंत्री जो है वो उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत अन्याय किया। अब ये जो संकेत है, ये कोई भी आदमी ये समझेगा कि वो चाहती है कि कुछ सबक सिखाया जाए, और उसी के अनुरूप बंगाल में हिंसा हो रही है। हिंसा इतनी तेजी से हो रही है और इतने क्रूर अत्याचार हो रहे हैं कि जिससे आदमी का दिल दहल जाए। और बहुत दुखदाई बात यह है कि जो छोटी छोटी बात पर मीडिया के लोग और बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, बात बात में अपना नाक आगे करने वाले लोग, वो बहुत लोग चुप हैं। कितने ही लोगों का, लोग तो कह रहे हैं, मतलब
9-10 आदमियों का तो पक्का टीवी पर आ ही रहा है, पर दूसरे बहुत लोगों के बयान ऐसे भी है। एक विधायक ने भी ये कहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टीज का जो नुकसान किया गया उसकी तो कोई अभी गिनती ही नहीं है। ऐसे हालात में ममता बनर्जी के माथे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में ऐसा झलकता है जैसे कि वो इस बात से संतुष्ट है कि लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, ठीक हो रहा है और भविष्य के लिए भी चेतावनी दी जा रही है। इसीलिए बीच बीच में लोग कहते रहे कि बंगाल में चुनाव धमकियों के कारण बहुत प्रभावित हुए हैं, लोगों को धमकाया है, डराया है, मारा गया है, पीटा गया है और देख लेने की धमकियां तो आम बात हो गई हैं। ऐसी हालत में देश को ये सोचना चाहिए और जो अपने आप को जिम्मेवार और बुद्धिजीवी लोग समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि देश में जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनेगा जिससे हिंसा करने वालों को और खासतौर से टीएमसी पार्टी, उनके गुंडों को और ममता बनर्जी को ये महसूस नहीं हो कि देश हम जो कर रहे हैं देश उसके खिलाफ है, तब तक ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आएगी। बुद्धिजीवियों का, समझदार लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस पाप में भागीदार नहीं बने। वो स्पष्ट रूप से ये जाहिर करें कि जो कुछ हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये बंद होना चाहिए, ये पाप का काम है। मैं आज याद करता हूँ रामधारी सिंह जी दिनकर को कि ये महाभारत जो एक बार हुआ ये खत्म नहीं हुआ है, महाभारत चल ही रहा है। और उनकी की 2 पंक्तियों को मैं याद करता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो लोग तटस्थ हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनकी भी आत्मा उनको कहीं न कहीं आज नहीं तो कल झकझोरेगी। अभी उनमें पूर्वाग्रह हो सकता है कि चलो मोदी जी को सबक सिखाओ, मोदी जी का कद कम करो, लेकिन ये कोई एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये वही बंगाल है, आप याद करिए कि जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की धमकी देकर कत्लेआम के लिए बंगाल में कलकत्ता को ही क्यों चुना। जरूर कोई ऐसी बात है कि बंगाल के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए मानसिक तौर से पहले भी तैयार नहीं थे और लगता आज भी तैयार नहीं। जब जिन्ना ने सोचा कि गांधी जी ने कह दिया है कि मेरे लाश पर ही पाकिस्तान बनेगा, तो जिन्ना ने सोचा ऐसे गांधी नहीं मानेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि गांधी के पास कोई विकल्प ही नहीं रहे मेरी पाकिस्तान की मांग मंजूर करने के अलावा। और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो अपनी सीधी कार्रवाई की जो धमकी थी उस पर अमल शुरू कर दिया। गांधी नेहरू ये समझ ही नहीं पाए कि सीधी कार्रवाई में जिन्ना क्या करेंगे, और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदुओं का और सिखों का कत्लेआम शुरू करवा दिया। हजारों लोग काट दिए गए, गाजर मूली की तरह से काट दिए गए। उस वक्त भी बहुत लोग समझ नहीं पाए थे क्या करें। केवल कुछ लोग, सरदार पटेल जैसे लोग उस वक्त सतर्क हुए। उन्होंने माउंट बेटन पर जो गवर्नर जनरल थे उन पर दबाव बनाया और तब माउंट बेटन ने अपनी सुरक्षा बल कलकत्ता में भेजे। तब कहीं जाके 4-5 दिन में और बंगाल में ये कत्लेआम बंद हुआ। आज बंगाल में जो कत्लेआम शुरू हुआ है, इसमें भी जो लोग शांत हैं, जो लोग अपना गणित देख रहे हैं कि चलो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है,
वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि आज ये टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई दिखती है, इसका हिंदू मुस्लिम में दंगों में परिवर्तित होने में कोई देर नहीं लगेगी, और ये बात यहाँ के दूसरे राज्यों में फैलने में भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए सरकार से हम सबको ये आग्रह करना चाहिए कि इस हिंसा रोकने के लिए जो जरूरी हो भारत सरकार कदम उठावे। इस बात से डरे नहीं कि ममता जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। जन समर्थन हिंसा करने के लिए नहीं मिला है, और जन समर्थन के माध्यम की आड़ लेकर अगर हिंसा करवाई जाती है या हिंसा पर चुप्पी रखी जाती है तो भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने में केंद्रीय सरकार को झिझकना नहीं चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम सबको ये अपील करनी चाहिए कि इस कत्लेआम पर, इस नरसंहार पर, इस पाप कर्म पर कोई चुप नहीं रहे। जो चुप रहेंगे मैं समझता हूं कि आत्मा उनकी बाद में उनको धिक्कारेगी। इसमें सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग, एक शायर मजबूर साहब ने कहा है। तो ये लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ये करनी चाहिए कि नेक नेक लोग एक रवें और एक एक करके अलग अलग नहीं रवें, क्योंकि ये समस्या है कि नेक पर टेक, ईश्वर के प्रति सबको जवाब देना है, उसकी प्रति आस्था रख के। और हमें बंगाल के चीतकार जो चल रही हैं, जिस उड़ीसा की जो कलिंग प्रदेश की चीतकार सुनकर अशोक महान द्रवित हो गए थे, जरूरत है पूरे देश को कि ये जो चीतकार चल रही इन पर द्रवित होवें। हर आदमी ये समझे कि जो इन अत्याचारों का, इस पाप का, इस अन्याय के लिए या समर्थन करेंगे वो पापी हैं, जो चुप रहेंगे वो पापी हैं, और जो अपना राजनीतिक बदला लेने का फायदा सोचेंगे वो पापी हैं। अभी जो बन सके इन हत्याओं को, निरपराध लोगों को मारने को, और इतने बड़े पैमाने पर बलात्कार शुरू हुए हैं कि ये बात कहां तक पहुंचेगी, जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन क्या राजनीति भारत की ऐसी होनी चाहिए? क्या प्रजातंत्र भारत का ऐसा होना चाहिए जिसमें इतने अत्याचारों के दम पर लोग अपनी सत्ता को मजबूत करें, कायम करें, या भविष्य के लिए लोगों को इतना डरा दें कि उनके खिलाफ कोई बोलने कोई खड़ा नहीं हो? ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जिनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं वो थाने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि थाने के बाहर भी गुंडे बैठे हैं कि यार आपका थोड़ी पिटाई कम हो गई तो आओ और कर देते हैं। ये देख के अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैं हर भारतवासी की आत्मा को जगाने की कोशिश करता हूँ कि जागो मेरे भारत, जागो। इन अन्याय और अत्याचारों में कोई हो उसके खिलाफ बोले। ममता बनर्जी की जो भाषा है वो हमेशा संकेत ये देती है कि खेला करो। ये खेला किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये देश के टुकड़े करने वाला है। शुरुआत यहाँ है, पर ये आगे फैलेगी, ये हिंदू मुस्लिम दंगों में फैलेगी और कहाँ कहाँ फैलेगी। इसलिए इसको यहीं रोकना बहुत ज़रूरी है, शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, न्याय करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के महान विद्वान अरस्तु ने कहा है कि आदमी जो है, इंसान, वो ईश्वर की सबसे बड़ी आकृति है। लेकिन अगर न्याय पर कोई नहीं चलता है तो इस मनुष्य से ज़्यादा खराब जानवर भी नहीं है, वो जानवर से भी खराब है। जानवर को जैसे भले बुरे का होश नहीं होता, उसी तरह से इंसान को न्याय विहीन होने पर अच्छाई का होश नहीं रहता। मैं जो मेरे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उनको यही कहूँगा, इस वक्त राजनीतिक भावना, उनकी धारणा कुछ भी हो, लेकिन
जिस रूप में जो अपनी बात पहुंचानी हो माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाएं, मोदी जी को पहुंचाएं कि ये वक्त है इसमें दृढ़ता से, सबलता से और न्याय को सुरक्षित करने का कार्य करें। इसमें राजनीतिक नफा नुकसान चाहे किसी को हो, उसको बर्दाश्त करते हुए न्याय स्थापित करना चाहिए, कानून व्यवस्था बनानी चाहिए।